हेलो बच्चों, तो आप लोग अपना पार्ट टेस्ट 4 दे चुके हैं और आइए अब हम डिस्कस करते हैं जूलॉजी के क्वेश्चंस। तो जूलॉजी के पेपर में इस बार का आपका सिलेबस था एनिमल किंगडम फ्रॉम क्लास 11, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम क्लास 11, और इसमें आया था इवोल्यूशन जो है फ्रॉम क्लास 12 और जिससे आप लोगों को लगता है बहुत डर। ठीक है, चलिए तो अब बिना डिले किए हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, वी हैव लॉस्ट ऑल द डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। हमने जीवन की उत्पत्ति के सभी प्रत्यक्ष प्रमाण खो दिए हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है कि हमने जीवन की उत्पत्ति के यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के सारे जो भी डायरेक्ट एविडेंसेस थे वो खो दिए हैं। और इसकी वजह से हमें नुकसान क्या हुआ है कि हमें स्टार्टिंग से यहाँ पर रिसर्च करना पड़ा कि केमिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे सारे ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन हुआ। ठीक है, अब इसका रीजन क्या दिया हुआ है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एविडेंसेस वर नॉट स्किल्ड, यानी कि प्रमाणों की सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति था वो कुशल नहीं था। तो कोई भी जो इवोल्यूशन के एविडेंसेस हैं इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को नहीं दी गई थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो प्रमाणों की सुरक्षा के लिए कोई भी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल नहीं था, तो यानी कि इसमें असर्शन जो है वो सही है, रीजन जो है वो गलत है। तो हमारा प्रोबेबल आंसर क्या हो जाएगा इसमें, A is correct but R is incorrect। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। निम्न कथनों को पढ़िए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वंस। हमको गलत आंसर बताना है, इसमें गलत स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। चलो अब अपन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोड्स इज क्लोज्ड टाइप। आर्थ्रोपोडा में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। ये स्टेटमेंट पहला वाला ही गलत हो गया क्योंकि आर्थ्रोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पर। पैरापोडिया जो एनिलिड्स में पाए जाते हैं वो तैरने में यानी कि स्विमिंग में मदद करते हैं। तो पैरापोडिया जो है ये हमको एनिलिड्स में किस में मिलते हैं, ये हमको मिलते हैं नैरीज में। तो नैरीज में लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं और इन लेटरल अपेंडेजेस को कहा जाता है पैरापोडिया, जिसके याद करो हमने 3 फंक्शंस पढ़े थे। एक फंक्शन अपन ने पढ़ा था कि लेटरल अपेंडेजेस है तो वो मूवमेंट में हेल्प करेंगे। दूसरा फंक्शन हमने पढ़ा था उसमें कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प करते हैं, और तीसरा फंक्शन हमने पढ़ा था कि वो एंकरेज में भी हेल्प करते हैं। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइलम मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। बिल्कुल सही है, ये एनिमल किंगडम में सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है फाइलम मोलस्का, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, एसके हेलमिंथीज आर डायोशियस इन नेचर, ये है फोर्थ स्टेटमेंट। तो एसके हेलमिंथीज जो है वो डायोशियस नेचर के हैं, एक लिंगाश्री हैं। डायोशियस का मतलब होता है कि एक बॉडी में एक सेक्स का प्रेजेंट होना, दूसरी बॉडी में दूसरे सेक्स का प्रेजेंट होना, यानी कि दिस एनिमल इज सेक्सुअली डायमॉर्फिक इन नेचर। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो भी सही है। तो इसमें गलत वाला ऑप्शन कौन सा है, सिर्फ स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। तो आंसर आ जाएगा इसका बी। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, 153। मैच दी कॉलम है, बहुत ही सिंपल है मैच दी कॉलम। चलिए यहाँ पर अपन मैच करके देखते हैं। साल्टेशन जिसको बोला जाता है म्यूटेशन थियरी, तो साल्टेशन आता है म्यूटेशन थियरी में जो दिया गया था ह्यूगो डिवरीज के द्वारा। ठीक है, तो ये बन गया अपना। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रेसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, ये हमको केमिकल इवोल्यूशन किसके द्वारा बताया गया था, ये बताया गया था ओपेरिन और हेल्डेन के द्वारा। रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो है, फिटनेस की बात करी थी देखो हमारे डार्विन जी ने। ठीक है, अब हम आते हैं लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ये हमको बताया था लुइस पास्चर ने, जिन्होंने हमें एक स्टेटमेंट में बताया था ओमनिस वाइवम एक्स वाइवो, यानी कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो अब अपन इसमें मैच करके देख लेते हैं कि ए वाला जो है इसका हो जाएगा थर्ड, बी वाला जो है इसका हो जाएगा 4, सी वाला जो है इसका हो जाएगा 1 और डी वाला जो है इसका हो जाएगा 2। तो 3, 4, 1 और 2 ये किस में आ रहा है, 3, 4, 1 और 2 ये आ रहा है ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन इन सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाई एंड प्रॉन। अब यहाँ पर आया है सिल्वर फिश, क्या ये फिश है, नहीं। दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू
क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। हमने पढ़ा भी था द फिश विच इज नॉट इंक्लूडेड इन पाइसिस। तो ये एक फिश है जिसको पाइसिस में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाई एंड प्रॉन, ये सारे जो है ये कॉमनली बिलोंग करते हैं टू दी फाइलम आर्थ्रोपोडा। पर सिल्वर फिश जो है वो इंसेक्टा में आता है, स्कॉर्पियन इंसेक्टा में नहीं आता, प्रॉन जो है वो क्रस्टेशिया में आता है। मतलब कॉमनली ये सारे ऑर्गेनिजम्स आर्थ्रोपोड तो हैं, पर ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक क्लास को बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कॉमन फीचर फाइंड आउट करना है अपने को। चलो पढ़ते हैं अपन। 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड सेगमेंटेड बॉडी। देखो सेगमेंटेड बॉडी सब में है, पर 3 पेयर ऑफ लेग्स सब में नहीं होते। हेक्सापोडा इज द फीचर ऑफ क्लास इंसेक्टा, ठीक है। नेक्स्ट वाला इसमें पॉइंट है काइटिनस क्यूटिकल एंड 2 पेयर ऑफ एंटीना। काइटिनस क्यूटिकल सबके पास में हो सकता है, पर 2 पेयर ऑफ एंटीना जो है वो सबके पास में नहीं होता, ठीक है। स्कॉर्पियन के पास में 2 पेयर ऑफ एंटीना एब्सेंट होता है। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, यही वाला एक पॉइंट है कि ज्वाइंटेड अपेंडेजेस जो है वो सारे आर्थ्रोपोड्स का फीचर है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो है ये भी सारे आर्थ्रोपोड्स का फीचर है। तो इन चारों ऑर्गेनिज्म में जो कॉमन फीचर है वो है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 155। अगेन असर्शन रीजन इवोल्यूशन चैप्टर से। असर्शन क्या कहता है इसमें, डार्विन फिंचेस शो a variety of beaks suited for eating large seeds, flying insects and cactus seeds. डार्विन के फिंच बड़े बीज, उड़ने वाले कीड़े और नागफनी के बीज खाने के लिए उपयुक्त विभिन्न प्रकार की चोंच दिखाते हैं। तो डार्विन फिंचेस तो यही बताता है। डार्विन फिंचेस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, जो हमको ये बताता है कि मेन लैंड पर जो ऑर्गेनिज्म है इसको अपन कहते हैं कि ये कॉमन एंसिस्टर है, और इस कॉमन एंसिस्ट्री से ऑर्गेनिज्म जब डाइवर्स हो जाते हैं तब ये शो करता है हमको एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो डार्विन फिंचेस जो है वो हम कहते हैं कि सारे फिंचेस इवॉल्व हुए हैं कॉमन एंसिस्ट्री से, पर क्योंकि उनको अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग टाइप के फूड प्रोडक्ट्स मिले थे तो उनकी जो चोंच थी, बीक थी, उसका शेप जो है वो उस फूड के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, एडाप्ट हो गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है असर्शन वो हमारा सही है। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, ये रीजन भी बिल्कुल सही है कि डार्विन फिंचेस जो है वो एडेप्टिव रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल शो करता है, जो हमको ये बताता है कि एक कॉमन एंसेस्ट्री से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म डाइवर्स होता है तो वो ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में नए नए कैरेक्टर्स को इवॉल्व कर सकता है। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, एंड दिस रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। मैच द कॉलम आ गया अगेन इवोल्यूशन से। एल्फ्रेड वेलिस, एल्फ्रेड वेलिस है नेचुरलिस्ट। तो चलो यहाँ पर ए का बन गया हमारा 4। मैल्थस जो है बहुत फेमस है, ये तो इन्होंने पॉपुलेशन पर ऐसे लिखा है, मैल्थस ही रोट एन ऐसे ऑन पॉपुलेशन। तो बी का हो जाएगा यहाँ पर 1। हार्डी विनबर्ग की इक्वेशन ये है पी स्क्वायर प्लस पीक्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1। तो सी का बन जाएगा यहाँ पर 3rd। और डीवरीज जो है, इन डीवरीज ने हमको बताया था साल्टेशन, ह्यूगो डीवरीज ने, तो ये डी का हो जाएगा हमारा 2nd। तो 4, 1, 3 और 2 यहाँ किस में मैच हो रहा है, 4, 1, 3 और 2 ये मैच हो रहा है हमारे डी ऑप्शन में। ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन आसानी से। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आया है एनिमल किंगडम से। ये डायग्राम तो देखिए, ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी वाला डायग्राम है ना। सबसे इजी क्वेश्चन होगा ये। चलो तो अब इसमें हमको ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं, ये हमको टाइप ऑफ सिलोम शो कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ सिलोम में अब अपन देखते हैं कि क्या क्या है। तो ये वाला जो फर्स्ट डायग्राम है, ये फर्स्ट डायग्राम हमको क्या शो कर रहा है, इसमें फर्स्ट डायग्राम इज शोइंग सिलोमेट, या फिर हम बोलेंगे ट्रू सिलोम को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है ये फर्स्ट वाला डायग्राम, ट्रू सिलोम, ठीक है, यू सिलोमेट्स को शो कर रहा है। ये वाला जो डायग्राम है ये शो कर रहा है सूडोसिलोमेट्स, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये शो कर रहा है हमको ए सिलोमेट्स। तो अब इसमें से फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। ट्रू सिलोमेट्स में कौन आ सकते हैं, एनिलिड भी आ सकते हैं, मोलस्का भी आ सकते हैं, इकाइनोडर्म्स भी आ सकते हैं। होल्ड पे रखते हैं हम इसको।
सूडोसिलोमेट्स में कौन आते हैं? एसके हेलमिंथीज आते हैं सूडोसिलोमेट्स में, ठीक है। और एसिलोमेट में कौन आते हैं? प्लेटी हेलमिंथीज आते हैं। तो अब इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही जा रहा है? ऑप्शन हमारा इसमें सही जा रहा है कि ट्रू सिलोमेट में आएंगे एनिलिड्स, सूडोसिलोमेट्स में आएंगे एसके हेलमिंथीज और एसिलोमेट्स में आ जाएंगे प्लेटी हेलमिंथीज। क्लियर है? तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा इसमें ए। क्लियर? चलिए अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 158। अगेन असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड बीक्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट। ये तो बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा कि डार्विन फिंचेस जो गैलापागोस आइलैंड पर मिलते हैं, उनमें उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, हैबिटेट में किस प्रकार के फूड उनके लिए अवेलेबल थे, उसके अकॉर्डिंग उनकी बीक्स का मॉडिफिकेशन हो गया। जिनके लिए फूड अवेलेबल था फ्रूट, तो उनकी बीक का मॉडिफिकेशन हो गया। जिनके लिए इंसेक्ट्स अवेलेबल थे तो उनकी बीक का शेप चेंज हो गया। जिनके लिए फूड अवेलेबल था सीरियल्स, तो उनकी बीक का शेप जो है वो चेंज हो गया। तो मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो तो बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म। बिल्कुल सही। अभी हमने देखा कि एडेप्टिव रेडिएशन जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं कॉमन एंसेस्टर्स। इस कॉमन एंसेस्टर से ऑर्गेनिज्म रेडिएट आउट होते हैं। रेडिएट आउट होने के बाद में डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स पर जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में जो उनके लिए फूड अवेलेबल होता है, उस फूड के अकॉर्डिंग वो अपने अंदर कैरेक्टर्स का मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी कि अडेप्टेशन लेकर आते हैं। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 159। स्टेटमेंट क्वेश्चन। इन कॉकरोच द फोर विंग्स आर ट्रांसपेरेंट। कॉकरोच में अग्र पंख पारदर्शी होते हैं। क्या पारदर्शी होते हैं? अग्र पंख यानी कि फोर विंग्स पारदर्शी नहीं होते हैं। फोर विंग्स तो होते हैं ओपेक, फोर विंग्स तो होते हैं लेदरी। ठीक है, कैसे होते हैं वो? ओपेक और लेदरी होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। तो मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो गया। और कॉकरोच में हाइंड विंग्स यानी कि जो पश्च पंख होते हैं वो अपारदर्शी व मीजोथोरेक्स से निकलते हैं। देखो मीजोथोरेक्स से निकलते हैं ये तो सही है, मीजोथोरेक्स से ओरिजिनेट होते हैं ये सही है, प्रोथोरेक्स से ओरिजिनेट होते हैं ये सही है, पर क्या विंग्स का डिस्क्रिप्शन सही है? नहीं। फोर विंग्स जो है वो ओपेक होते हैं, हाइंड विंग्स जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों कैसे हो गए? गलत हो गए। तो अब स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट। ये किस में आएगा? ये आ गया हमारा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए अब अपन चलते हैं इसमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। 160। फिर से मैच दी कॉलम, बहुत ही सिंपल मैच दी कॉलम है, अपने को मैच करना है इसमें। चलो स्टारफिश, स्टारफिश का दूसरा नाम है एस्टेरियास, जूलॉजिकल नेम है। तो ए का हमने यहाँ पर बना दिया 2। जेलीफिश जो है ये आ जाएगा ओरेलिया में, तो बी का हमने बना दिया यहाँ पर 3। डेविल फिश बोला जाता है ऑक्टोपस को, तो सी का हमने बना दिया 4। कटल फिश जो है ये बोला जाता है सेपिया को, तो डी का हमने बना दिया यहाँ पर 1। तो क्या हो गया? 2, 3, 4 और 1। अब फाइंड आउट कर लो 2, 3, 4 और 1। ये आ गया हमारा ऑप्शन ए। सॉल्व हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 161। Which of the following is not the characteristic feature of sponges? Sponges एनिमल किंगडम का फाइलम 1। ठीक है, सबसे बेसिक फाइलम है वो, जिसमें कैरेक्टर सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड प्रेजेंट होते हैं। तो स्पॉन्जेस में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिल्कुल सही है। स्पॉन्जेस बियर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया, इस तरीके का सेसाइल स्ट्रक्चर होता है स्पॉन्जेस में, जिनकी बॉडी पोरस होती है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनको बोला जाता है ऑस्टिया। ऑस्टिया आर कॉल्ड एज इनहेलेंट पोर्स। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि इनके पास ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है, इनमें डाइजेशन सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बॉडी इज सपोर्टेड बाय काइटिन, ये गलत है। बॉडी इज सपोर्टेड बाय कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन। यहाँ पर एक्सोस्केलेटन कैसा होता है? कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन नहीं होता।
तो यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, अगेन फ्रॉम द एनिमल किंगडम। मैच करते हैं यहाँ पर कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स एक विशेष प्रकार के सेल्स होते हैं जिनमें पॉरीफेरा में होता है डाइजेशन। तो कोएनोसाइट्स जो है वो हमको किस में मिलते हैं, इन द फाइलम पॉरीफेरा। तो ए का हमने बना लिया है इसमें थर्ड। फिर नीडोब्लास्ट जो है, ये नीडोब्लास्ट हमको मिलते हैं फाइलम सीलेंट्रेटा में, तो बी का हमने बना लिया है यहाँ पर 4। फ्लेम सेल्स हमको मिलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज में, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्लेटीहेल्मिन्थीज के, तो सी का हमने यहाँ पर बना लिया है फर्स्ट। नेफ्रीडिया जो है ये हमको मिलते हैं एनिलिडा में, और नेफ्रीडिया जो है वो एनिलिड्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो ये हमने बना लिया इसका फिफ्थ। कूम प्लेट्स आर दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीनोफोरा, तो कूम प्लेट्स जो है वो टीनोफोरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। टीनोफोरा जो हमारा तीसरे नंबर का फाइलम है जिसमें 8 सीलिएटेड कूम प्लेट्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये बन गया हमारा आंसर 3, 4, 1, 5 एंड 2। तो ये आ जाएगा 3, 4, 1, 5 एंड 2। ये हो गया। वैसे हमारा सबसे पहला जो ए का थर्ड बना था उसी से पूरा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था इसमें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। चलिए अब अपने को यहाँ पर क्या मैच करना है, कैरेक्टर्स मैच करना है हमको, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाला पाइला। पाइला जो है वो फाइलम मोलस्का का ऑर्गेनिज्म है, ये तो सही है। बॉडी सेगमेंटेड, क्या फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेगमेंटेड होती है, यही तो ट्रिक है। फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी बॉडी होती है अनसेगमेंटेड, कोई सेगमेंट नहीं होता। माउथ विथ रेड्यूला, ये सही है। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन उनके माउथ में प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है रेड्यूला, पर क्या बॉडी सेगमेंटेड है, नहीं, बॉडी कैसी है, अनसेगमेंटेड है, ठीक है। तो ये वाला हमारा इसमें से गलत हो गया। हमको क्या फाइंड आउट करना था, इसमें नॉट करेक्टली मैच्ड फाइंड आउट करना था, तो ये सही हो गया। बाकी के भी एक बार रीड कर लेते हैं। एस्टेरियास इकाइनोडर्मेटा में आता है, स्टारफिश है। इकाइनोडर्मेटा बोलते ही इसलिए है क्योंकि इसकी स्पाइनी स्किन है, कांटे वाली स्किन होती है, कांटा युक्त त्वचा। इकाइनो का मतलब अपन बोलते हैं स्पाइन्स और डर्म का मतलब हम बोलते हैं स्किन। इनमें एक यूनिक फीचर होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम जिसमें ट्यूब फिट्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। साइकॉन पॉरीफेरा में आता है, पोर बियरिंग बॉडी होती है, केनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है इसमें, यूनिक फीचर है इनका। पेरीप्लैनेटा कॉकरोच है ये, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया हमारा विच इज नॉट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। फिल अप द ब्लैंक्स। सबसे पहला क्या दिया हुआ है हमको, इसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा, और इसमें से हमको मैच करना है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैच करना है, सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होगा ये मैच करना है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होगा हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए तो अब अपन देखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ए वाले कॉलम में देखना है। ए वाले कॉलम में देख लो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा। ए वाले कॉलम में देखो, फाइलम आर्थ्रोपोडा में जनरली हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या प्रेजेंट होता है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, तो यहाँ पर अपन ने बता दिया मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा प्रेजेंट होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो ये आ गया ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। नेक्स्ट वाले में देखिए फाइलम का नाम नहीं दिया हुआ है पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताया गया है कि नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किस ऑर्गेनिज्म के पास में नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, अर्थवर्म के पास में नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अर्थवर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है। अर्थवर्म में रेस्पिरेशन होता है स्किन से और नेरीज में रेस्पिरेशन होता है पैरापोडिया से। तो मतलब यहाँ पर किस फाइलम के ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, एनिलिडा के ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन इसमें दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, इसमें मेटानेफ्रीडिया किसमें आएगा, और ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमको ब्लैंक दे दिया है। तो मेटानेफ्रीडिया जो है दीज आर दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मोलस्का, ठीक है। वैसे तो हमारा आंसर आ ही गया है और कुछ इसमें मैच हो नहीं रहा है। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या आता है मोलस्का में, फेदर लाइक गिल्स, और इन फेदर लाइक गिल्स को क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज टीनिडिया, ठीक है।
तो फेदर लाइक गिल्स टिनिडिया आर दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फाइलम मोलस्का। तो हमारा ऑप्शन इसमें बन गया है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टिंगिंग कैप्सूल, स्टिंगिंग कैप्सूल यानी कि दंश पुटिकाएं जिसको हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट तो देखो एक ही फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कौन से फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सीलेंट्रेटा का। अब फाइंड आउट करते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स में से सीलेंट्रेट कौन है। ततैया और मधुमक्खी नहीं, ये तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स है। बिच्छू और कोबरा, बिच्छू फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है और कोबरा जो है वो कॉर्डेटा में आता है, रेप्टाइल्स में आएगा वो। समुद्री पिच और सी फैन यानी कि सी पेन और सी फैन, सी पेन और सी फैन जो है ये दोनों आते हैं सीलेंट्रेटा में। ठीक है, कैक्टस और वीनस फ्लाई ट्रैप, कैक्टस जो है वो तो एक प्लांट है और वीनस फ्लाई ट्रैप जो है ये पॉरीफेरा में आता है। तो इसलिए हमारा ये ही एक ऑप्शन हो गया इसमें, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स विदाउट एक्सेप्शन। वर्टिब्रेट्स का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बताना है हमको जिसमें एक्सेप्शन नहीं हो। ठीक, द डिविजन ऑफ बॉडी इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, शरीर का सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभाजन। तो सिर है, गर्दन है, धड़ है, पर क्या हमारे पास पूंछ है? नहीं। हमारे पास वर्टिब्रेट्स में, ह्यूमन बींग्स के पास में टेल एब्सेंट है पर दूसरे ऑर्गेनिजम्स में टेल प्रेजेंट हो सकती है। तो ह्यूमन बींग्स और एम्फीबियंस, एम्फीबियंस को भी हमने पढ़ा है एन्यूरा, है ना, फ्रॉग एन्यूरा है, टेल एब्सेंट है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है कॉमन नहीं है ये। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। द बॉडी इज कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन नहीं है हमारे पास में, हमारे पास तो एंडोस्केलेटन है मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, हमारे पास में अंतः कंकाल है, बाह्य कंकाल नहीं है। द पोजीशन ऑफ टू पेयर्स ऑफ फंक्शनल अपेंडेजेस, क्रियात्मक उपांगों की दो जोड़ियां उपस्थित, तो क्रियात्मक उपांगों की दो जोड़ियां हैं हमारे पास में, फोर लिम्स है और हाइंड लिम्स है, पर क्या स्नेक के पास में है? नहीं, तो ये वाला भी गलत हो गया। द प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड स्कल, वेल डेवलप्ड स्कल is the characteristic of all the vertebrates without any exception, सुविकसित खोपड़ी की उपस्थिति। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 167। अब मैच दी कॉलम, प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा में क्या मैच हो जाएगा इसमें? प्रोटोकॉर्डेट में एग्जांपल्स आते हैं, मैंने बताया था प्रोटोकॉर्डेट है सैड। सैड क्यों है वो? क्योंकि उसकी बॉडी में नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ लार्वल स्टेज में है, एडल्ट में एब्सेंट हो गई है, तो इसलिए वो हो जाता है सैड। तो सैड में एक हमने पढ़ा था सेल्पा, एक हमने पढ़ा था एस्कीडिया और एक हमने पढ़ा था डोलियोलम। तो प्रोटोकॉर्डेटा जो है ये किसके साथ मैच हो जाएगा? डोलियोलम। तो ए का क्या बन गया यहाँ पर? 4। लिम्बलेस एम्फीबिया, ऐसा एम्फीबिया जिसके पास में लिम्स नहीं है, ये कौन सा है? इक्थियोफिस। ठीक है, लिम्बलेस एम्फीबिया हो जाएगा यहाँ पर इक्थियोफिस। ओविपेरस मैमल, ऐसा मैमल जो अंडे देता है, ऑर्निथोरिंकस ऑल्सो कॉल्ड एज डक बिल्ड प्लेटिपस, इसका एक एग्जाम्पल और बताया था मैंने आप लोगों को, एकिडना। ठीक है, तो सी का हो जाएगा यहाँ पर 3rd। एक्वेटिक मैमल्स यानी कि वो मैमल्स जो पानी में रहते हैं, डेल्फिनस, डेल्फिनस का कॉमन नेम क्या है? डॉल्फिन। तो यहाँ पर 4th का हो जाएगा, डी का हो जाएगा 1st। जॉलेस फिशेस जिनके पास में जबड़ा नहीं होता है, साइक्लोस्टोम्स बोलते हैं हम जिनको, पेट्रोमाइजोन, ठीक है, मिग्जीन, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो ई का हो जाएगा यहाँ पर 2nd। तो 4 5 3 1 2 फाइंड आउट कर लो, 4 5 3 1 2, ये आ गया हमारा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 168 पर। चलिए, तो अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को हमको रीड करना और करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा स्टेटमेंट गलत। लेट्स रीड इट। ब्लड सेल्स secrete fibers of structural protein called collagen and elastin। ब्लड सेल, ब्लड सेल मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कोई फाइबर को सिक्रीट करते हैं क्या? नहीं करते। ब्लड तो एक टाइप का फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर्स एब्सेंट है। सारे कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं सेल्स, प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स और फाइबर, पर ब्लड एक्सेप्शन है, उसमें सेल है, मैट्रिक्स है, फाइबर एब्सेंट है। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत।
न्यूरोग्लियल टिश्यू या न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट दी नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स को थोड़ी, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, तो ये गलत हो गया। ऑस्टियोसाइट्स, बोन बनाने वाले सेल, बोन फॉर्मिंग सेल आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड एज लैक्यूने, ये डायग्राम में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, एनिमल टिश्यू में। तो ऑस्टियोसाइट्स ओपन स्पेस, स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं जिनको लैक्यूने बोला जाता है। स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स, रैखित पेशी तंतु समानांतर फैशन यानी कि पैरेलल में बंडल के रूप में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स जो है वो पैरेलली बंडल के फॉर्म में हमको मिलते हैं, तो ये वाला जो है ये भी सही हो गया है, ठीक है। बाइसेप्स मसल आर स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंट्री, बाइसेप्स मसल स्ट्राइटेड तो है, इनवॉलेंट्री है क्या? नहीं, वॉलेंट्री है, हम हमारे हिसाब से इसका मूवमेंट करते हैं, तो ये वाला जो है ये भी गलत हो गया। तो इनकरेक्ट में कौन से आ गए? फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो गया, सेकंड वाला इनकरेक्ट हो गया और फिफ्थ वाला जो है वो इनकरेक्ट हो गया, और करेक्ट में आ गया अपने पास में थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ गलत है, तो ये हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, 2 और 5 आर इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। Which of the following statement are false about columnar epithelium? columnar epithelium से रिलेटेड अपने को बताना है। ये देख लो, columnar epithelium अपन बना लेते हैं यहाँ पर। ये ऐसे लंबे लंबे कॉलम्स के जैसे सेल्स होते हैं इसमें, जिनका न्यूक्लियस जो है वो नीचे की तरफ में प्रेजेंट होता है, इनको बोला जाता है, ये बनाती है columnar epithelium। इट इज मेड अप ऑफ टॉल स्लेंडर सेल्स, यह लंबी और पतली कोशिकाओं से बनी होती है, बिल्कुल सही है, लंबी और पतली कोशिकाओं से ये बनी होती है। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, बिल्कुल सही है, फ्री सरफेस पर ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है, सीलिया हो सकते हैं, माइक्रोविलाइज इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। दे आर फाउंड इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल सही, स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। मेन फंक्शन होता है इनका एब्जॉर्प्शन, क्योंकि बड़ी टाइप की सेल्स है, तो जो बड़ी टाइप की सेल्स होती हैं उनका फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन करना। Ciliated epithelium mainly present in hollow structure like bronchioles and fallopian tube, ये भी बिल्कुल सही है कि जो ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब होते हैं उनमें सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने बताया कि सेकेंड वाला स्टेटमेंट अगर बोल रहा है कि उनमें माइक्रोविलाई है तो उनमें सीलिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होती है और फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होती है। ब्रोंकियोल्स में वो डस्ट पार्टिकल को अंदर से बाहर लाती है और फेलोपियन ट्यूब में वो एग के मूवमेंट के लिए प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट ऊपर वाले देखो सही हो गए, है ना। दे हैव अपाइकल न्यूक्लियाई, नो दे हैव बेसल न्यूक्लियाई, अपाइकल न्यूक्लियाई थोड़ी है, ठीक है, दे हैव बेसल न्यूक्लियाई, शीर्षस्थ न्यूक्लियाई नहीं होता है उनका, ठीक है। तो इसमें हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हो गया केवल फिफ्थ वाला, सिर्फ फिफ्थ वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं अब अपन इसको। ये डायग्राम तो वही है जो एनसीईआरटी में प्रिंटेड है ना, टिश्यूज में। चलिए अब देख लेते हैं अपन कि हमको फर्स्ट वाला क्या शो कर रहा है, सेकंड वाला क्या शो कर रहा है। फर्स्ट जो है ये हमको बता रहा है, देखो कार्टिलेज का डायग्राम है। सेकंड हमको बता रहा है कि ये बोन्स का डायग्राम है। कैसे पता लगाया मैंने? क्योंकि यहाँ पर ऐसे कॉन्सेंट्रिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। यहाँ हमने पढ़ा था हेवर्जियन कैनाल जो है वो प्रेजेंट होती है ना। तो ये कॉन्सेंट्रिक स्ट्रक्चर्स, कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ ऑस्टियोसाइट, ये क्या बनाता है? हेवर्जियन कैनाल, ठीक है, कैनाल के आसपास में जम जाते हैं ये, ठीक। तो इससे पता लग गया हमको कि ये बोन है और ये क्या है? कार्टिलेज है। अब कार्टिलेज में देखो हमको बताया है ए और बी, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाला तो पता लगा लिया, फर्स्ट वाला हमने पता लगा लिया कार्टिलेज है, सेकंड वाला हमने पता लगा लिया बोन है, मतलब ए और बी दोनों में से कुछ एक इसमें होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसमें कि बी, ये तो किसी सेल की तरफ में इशारा कर रहा है, तो कार्टिलेज में मेन सेल्स कौन से होंगे? मेन सेल्स होंगे उनमें कॉन्ड्रोसाइट, तो हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन ए कि ये वाले सेल्स कौन से हो गए? ये हो गए कॉन्ड्रोसाइट्स, और ये बाकी की चीजें क्या है? ये हो गए इसमें कोलेजन फाइबर, फाइबर्स हो गए ये, ठीक है। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 171। नर्वस टिश्यू
इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दीज टू सेल्स आर फॉल्स, हमको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में। न्यूरोग्लिया मेड अप ऑफ मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन अवर बॉडी, बिल्कुल सही है, एक बार और ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोगों ने ये करेक्ट किया होगा। न्यूरोग्लियल सेल्स जो है वो हमारे न्यूरल टिश्यू का या नर्वस टिश्यू का 50% से ज्यादा हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। न्यूरोग्लिया प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स न्यूरॉन, बिल्कुल सही है, न्यूरोग्लिया न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। व्हेन न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, जब हम न्यूरॉन को स्टिमुलेशन देते हैं, उत्तेजित करते हैं, एन इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस इज जनरेटेड, एक विद्युत विचलन उत्पन्न होता है जो कि साइटोसोल में ट्रैवल होता है। एक विचलन उत्पन्न होता है जो न्यूरॉन के सरफेस पर ट्रैवल होता है, साइटोसोल के अंदर नहीं जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। अराइवल ऑफ डिस्टरबेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग, तंत्रिका कोशिका के अंतिम भाग में विद्युत विचलन के पहुंचने पर पास की तंत्रिका कोशिका या अन्य कोशिकाओं में उत्तेजना या अवरोध उत्पन्न होता है। अगर ये हमारा न्यूरॉन है, हमने बोला ये हो गया हमारा साइटॉन, साइटॉन के बाद में ये डेंड्रॉन हो गया, ये एक्सॉन हो गया और एक्सॉन का एंड हो गया, ये जा रहा है हमारे किसी दूसरे न्यूरॉन के पास में। तो ये न्यूरॉन अगर सिग्नल लेकर आ रहा है, या तो ये न्यूरॉन स्टिमुलेटरी सिग्नल यानी कि उत्तेजना वाले सिग्नल लेकर आ रहा है, या फिर ये अवरुद्ध करने वाले यानी कि इनहिबिटरी सिग्नल्स को लेकर आ रहा है। तो इस न्यूरॉन का जो एडजेसेंट न्यूरॉन है, एडजेसेंट पार्ट है, वो न्यूरॉन भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा हिस्सा या कोई दूसरे टाइप का सेल भी हो सकता है। तो न्यूरॉन्स जो भी सिग्नल लेकर आएगा, चाहे स्टिमुलेटरी सिग्नल लेकर आ रहा है, चाहे इनहिबिटरी सिग्नल लेकर आ रहा है, अगर वो सिग्नल लेकर आ रहा है तो एडजेसेंट न्यूरॉन या फिर दूसरे सेल पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मतलब हमारा फोर्थ वाला स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया है, ठीक है। तो गलत कौन सा वाला होगा इसमें, सिर्फ थर्ड वाला जो है वो इसमें गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 172, छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कॉमन कॉकरोच, कॉकरोच मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द कोलॉन। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, यहां तक तो सही है। प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम कोलॉन, प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, कोलॉन इज द पार्ट ऑफ हाइंडगट, पर यहाँ क्या बोल रहा है कि ये कोलॉन से बाहर आते हैं, कोलॉन से बाहर नहीं आते हैं, ये मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर पाए जाते हैं, ठीक है। पतले टाइप के होते हैं, येलो इनका कलर होता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इकट्ठा करके हाइंडगट के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं अब इसमें। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड, नो, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ब्लड के थ्रू नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि इसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता। कॉकरोच मार के देखा है, तो जब उसको अपन मारते तो रेड कलर का फ्लूइड थोड़ी बाहर आता है, मतलब उसके पास में हीमोग्लोबिन थोड़ी है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो गया। नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, है मैमल थोड़ी है जो यूरिया होगा, इसके पास में क्या होता है, यूरिक एसिड होता है इसके पास में। तो फूड इज ग्राइंडेड बाय मैंडिबल एंड गिजार्ड, ये हो सकता है। मैंडिबल इसके माउथ पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अपर जो हम बोलते हैं जॉ लाइक स्ट्रक्चर उस मैंडिबल होता है, उसमें टिथ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे ये फूड को क्रश कर सकता है। और गिजार्ड में 6 काइटिनस प्लेट प्रेजेंट होती है, काइटिनस प्लेट प्रेजेंट होती है जिसमें 6 काइटिन के टूथ प्रेजेंट होते हैं। तो गिजार्ड इज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 173, इन मेल कॉकरोच अ कैरेक्टरिस्टिक मशरूम ग्लैंड इज प्रेजेंट in 6th to 7th abdominal segment with junction as an accessory reproductive which function as an accessory reproductive gland, यहाँ क्या लिख दो function, which functions as an accessory reproductive gland। बिल्कुल सही है कि 6 to 7 abdominal segment में यहाँ पर मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो फ्लावर के जैसी दिखने वाली ग्लैंड होती है जिसमें बीच में स्मॉल ट्यूब्यूल होते हैं, फिर साइड में लार्ज ट्यूब्यूल्स होते हैं, उस ग्लैंड को अपन बोलते हैं मशरूम ग्लैंड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कॉकरोचेस यूरिकोटेलिक, यूरिक अम्ल उत्सर्जी होता है, बिल्कुल सही है कि कॉकरोच यूरिकोटेलिक है ये।
द फैट बॉडीज एंड यूरिकोज ग्लैंड आर ग्लैंडुलर इन फंक्शन। वसाकाय और यूरिकोज ग्रंथियां कार्यात्मक रूप से ग्रंथिल होती है, ग्लैंडुलर फंक्शन की नहीं होती है। ग्लैंडुलर फंक्शन की सिर्फ एक ही होती है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, बाकी ग्लैंडुलर फंक्शन की नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। ब्लड फ्रॉम साइनसेस, साइनसेस जिसको हम बोलते हैं ओपन स्पेसेस जो आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट होती है, तो साइनसेस यानी कि जो खुले भाग होते हैं उनमें से ब्लड जो है वो एंटर होता है ऑस्टिया में, इस पम्प्ड एंटीरियरली थ्रू साइनस अगेन। और कॉकरोच में ब्लड पीछे से आगे की तरफ में जाता है। कहाँ जाता है? पीछे से आगे की तरफ में, यानी कि उसके पास में जो चेम्बर्ड हार्ट होता है, जो उसके पास में ट्यूबुलर हार्ट होता है, उसमें पीछे वाले ऑस्टिया से या पीछे वाले चेम्बर से आगे वाले चेम्बर की तरफ में जाता है। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 इसमें सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है और फोर्थ वाला सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए, 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। 174, द स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू फ्रॉग, मेंढक जी आ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड इनकरेक्ट। चलो करेक्ट इनकरेक्ट बता देते हैं इसमें। द मेड्यूला ऑब्लोंगाटा passes out passes out through foramen of Monro and continues into spinal cord. मेड्यूला ऑब्लोंगाटा मोनरो के महारंध्र से होता हुआ मेरु रज्जु तक निरंतर होता है, मोनरो के महारंध्र से नहीं, फोरामेन ऑफ मैग्नम से। ठीक है, ये वर्ड इसमें गलत हो गया, मोनरो नहीं आएगा इसमें, यहाँ पर क्या आएगा? फोरामेन ऑफ मैग्नम। तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। वासा इफ्रेंशिया 10 to 12 इन नंबर दैट अराइजेस फ्रॉम दी टेस्टिस, ये सही है। वासा इफ्रेंशिया 10 to 12 नंबर की होती है। शुक्र वाहिकाएं संख्या में 10 से 12 होती है जो वृषण से निकलती, टेस्टिस से निकलती है। ओवरीज हैव नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज, मेंढक में अंडाशय का वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रियात्मक संबंध तो टेस्टिस का किडनी के साथ में होता है। फ्रॉग्स आर यूरिकोटेलिक इन नेचर, फ्रॉग यूरिकोटेलिक नेचर के नहीं होते हैं, फ्रॉग यूरियोटेलिक नेचर के होते हैं, क्योंकि एम्फीबियन है, पानी की इनके पास में बहुत ज्यादा कमी नहीं होती है, इसलिए फ्रॉग्स आर यूरियोटेलिक इन नेचर। ठीक है, तो इसमें से स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 4 गलत है, सेकंड वाला और थर्ड वाला जो है वो सही है इसमें। ठीक है, तो अब इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं अपन कि स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड सही है, 1 और 4 जो है वो गलत है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 175। चलो ये तो हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम प्रिंट होके आ गया है, लेबलिंग कर लेते हैं अपन इसकी, है ना। चलो तो यहाँ पर ये हमको क्या दिख रहा है? ये है हमारा लिवर, फ्रॉग का लिवर है, और लिवर के पास में ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हो गया हमारा गॉल ब्लैडर। ठीक है, फिर उसके बाद में ये हो जाएंगे लंग्स, फिर ये स्ट्रक्चर ये वाले, ये क्या हो जाएंगे? किडनी के ऊपर लोकेटेड, ये हो जाएंगी फैट बॉडीज, ये हो जाएगा हमारा किडनी। ठीक है, हाँ, तो अब देख लेते हैं ए क्या बता रहा है अपने को, गॉल ब्लैडर बता रहा है, बी हमको क्या बता रहा है? लंग्स बता रहा है, गॉल ब्लैडर लंग्स, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आगे का भी देख लेते हैं, सी हमको फैट बॉडी बता रहा है, डी हमको किडनी बता रहा है, और ई हमको बता रहा है इसमें रेक्टम। हो गया ये, ठीक है, तो ऑप्शन आ गया इसका हमारा डी। चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176 पर। इन फ्रॉग, मेसोर्कियम is a thin fold of membrane extending between, मेंढक में मेसोर्कियम एक पतली झिल्ली है जो इनके मध्य फैली होती है, तो वो किनके मध्य होती है? बिटवीन किडनी एंड टेस्टिस, तो किडनी और टेस्टिस के बीच में फैली हुई एक जो पेरिटोनियम होती है, उस पेरिटोनियम को बोला जाता है मेसोर्कियम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट इसका आंसर आ गया है। चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 177 पर। ठीक है, स्टेटमेंट्स दिए हुए हमको फ्रॉम पी टू टी, और उसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। चलिए रीड करते हैं अब अपन इस स्टेटमेंट्स को, और फिल इन द ब्लैंक भी है साथ साथ में, तो भरते जाएंगे हम। ठीक है, द मेल फ्रॉग हैज अ स्पेशल ऑर्गन, नर मेंढक के गले में एक विशेष अंग पाया जाता है, और ये जो उसके थ्रोट में विशेष अंग पाया जाता है इसको बोला जाता है वोकल सैक। चलिए तो अब अपन देख लेते हैं कि वोकल सैक किस ऑप्शन में है। चारों ऑप्शंस में वोकल सैक है। डैश मेम्ब्रेन इज द पार्ट ऑफ ईयर, एक झिल्ली कर्ण का
सॉरी डैश झिल्ली कर्ण का एक भाग है जो ध्वनि तरंग ग्रहण करती है, यानी कि साउंड वाइब्रेशंस को रिसीव करती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टिम्पैनम। तो अब देख लीजिए टिम्पैनम किस में है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ गया है बी में। हो गया है अपना क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पर आगे की भी देख लेते हैं अपन इसमें। डर्मिस ऑफ फ्रॉग कंटेन्स, जो फ्रॉग की त्वचा में कोष जैसी ग्रंथि होती है, उस कोष जैसी ग्रंथि को बोला जाता है म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, म्यूकस ग्लैंड। ठीक। टंग ऑफ फ्रॉग, मेंढक की जो टंग होती है वो बाइलोब्ड होती है। बाइलोब्ड मतलब उसमें दो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दो लोब्स होते हैं। तो इसको बोला जाता है कि इसकी जो टंग है दैट इज बाइलोब्ड, या फिर अपन बोलते हैं बाइफिट टंग होती है इसकी। ठीक है। डैश रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन लंग्स ऑन लैंड, तो स्थल पर फेफड़े द्वारा डैश टाइप का श्वसन होता है। तो यहाँ पर जो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है उस रेस्पिरेशन को कहा जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। आंसर हमारा इसमें पहले ही आ गया था, बी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कॉकरोच, कॉकरोच के रिस्पेक्ट में बताना है कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू है। द नंबर ऑफ ओवेरियोल्स इन ईच ओवरी इज 10, ओवेरियोल्स हर ओवरी में 10 नहीं होते हैं, कितने होते हैं, 8 ओवेरियोल्स पाए जाते हैं। द लार्वल स्टेज इज कॉल्ड कैटरपिलर, नहीं, इसमें जो लार्वा लाइक स्टेज आते हैं उसको निम्फल स्टेज बोला जाता है। एनल स्टाइल्स आर एब्सेंट इन फीमेल्स, बिल्कुल सही है। कॉकरोच एक डायमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें अपन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो एनल स्टाइल की प्रेजेंट के साथ में करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया है स्टाइल मारने वाले होते हैं मेल। तो एनल स्टाइल इज प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच और एनल स्टाइल इज एब्सेंट इन फीमेल्स। ठीक है। दे आर यूरियोटेलिक इन नेचर, तो यूरियोटेलिक नहीं होते हैं ये, यूरिकोटेलिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर कौन सा है, सही स्टेटमेंट है सी कि एनल स्टाइल कॉकरोच की फीमेल्स में एब्सेंट होती है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 179। द फॉलोइंग आर सम मेजर इवेंट्स इन अर्ली हिस्ट्री ऑफ लाइफ, कुछ हमको यहाँ पर इवेंट्स या घटनाएं दी हुई हैं जीवन के आरंभिक इतिहास की, तो हमको उसको सीक्वेंस में जमाना है। ठीक है, तो अपन जमा लेते हैं सीक्वेंस में। सबसे पहले इसमें क्या आया होगा, सबसे पहले आए होंगे इसमें जीन्स, तो अपन ने लिख लिया यहाँ पर क्यू। ठीक, फिर जीन्स के बाद में यहाँ पर क्या आए होंगे, जीन्स के बाद में आए थे यहाँ पर कुछ प्रोकैरियोट्स आए थे। तो प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले कीमो हेट्रोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स आए थे जो केमिकल पर डिपेंडेंट थे अपने फूड के लिए। तो फर्स्ट वाला क्या बता रहा है, फर्स्ट हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और एक्चुअल में ये कौन से बैक्टीरिया थे, कीमो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया थे। तो क्यू के बाद में आ जाएगा इसमें पी। ठीक है, फिर कीमो हेट्रोट्रॉफ्स डेवलप हुए और डेवलप होने के बाद में किसमें कन्वर्ट हुए, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिज्म मतलब क्या होता है, जो अपना फूड खुद बना लेते हैं। तो नेक्स्ट वाले कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स। फिर प्रोकैरियोट्स के बाद में डेवलपमेंट हुआ किसका, यूकैरियोट्स का, तो ये आ गए हमारे यूकैरियोट्स। फिर डेवलप हुए सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉल्ड एज द एनिमल्स। तो क्यू पी एस आर और टी, ये आ गया हमारा आंसर, किसमें आ गया, क्यू पी एस आर और टी। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 180, इन द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ मैमेलियन हार्ट, ठीक है, स्तनधारी हृदय के विकास के इतिहास में यह देखा गया है कि, क्या देखा गया है, इट पासेस थ्रू अ टू चेम्बर्ड फिशेस लाइक हार्ट। ठीक है, मतलब फिश का जो हार्ट था वो टू चेम्बर्ड था। थ्री चेम्बर्ड फ्रॉग लाइक हार्ट इन एम्फीबियंस, तो थ्री चेम्बर्ड जो है वो हार्ट हमको एम्फीबियंस में मिला। और फाइनली फोर चेम्बर्ड स्टेज जो है आई, मतलब डेवलपमेंट कैसा हुआ, सबसे पहले टू चेम्बर्ड हार्ट आया जिसमें एट्रिया नीचे थे और वेंट्रिकल्स ऊपर थे। फिर उसके बाद में थ्री चेम्बर्ड हार्ट आया जिसमें एट्रिया ऊपर चले गए, एक वेंट्रिकल आया नीचे। फिर उसके बाद में आया यहाँ फोर चेम्बर्ड हार्ट, फोर चेम्बर्ड हार्ट जिसमें एट्रिया ऊपर है और वेंट्रिकल्स नीचे हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है वो किस थ्योरी की तरफ में इशारा कर रहे हैं, ये सारे स्टेटमेंट हमको बता रहे हैं अबाउट द बायोजेनेटिक लॉ, जो कहता है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, यानी कि हमारी जो एम्ब्रियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो हमारी फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री को फॉलो करती है। ठीक है,
तो ये आ गया हमारा आंसर बायोजेनेटिक लॉ। क्लियर? चलिए अब अपन चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 181। मैथ्स दी कॉलम आया है, इसमें क्या बताना है हमको, इसमें निम्न में से कौन सा विकल्प अभिसारी और अपसारी विकास यानी कि कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का सही सही एग्जाम्पल बता रहा है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं हम इसको। फर्स्ट क्या बता रहा है हमको, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। तो आईज ऑफ ऑक्टोपस और मैमल्स, सबसे पहले तो सोच लो कॉन्वर्जेंट क्या होता है। कॉन्वर्जेंट मैंने आपको कैसा सिखाया था, जिसमें ओरिजन डिफरेंट है, ये हमने बता दिया। ओरिजन 1 ये हो गया, ओरिजन 2 ये हो गया, ओरिजन 3 ये हो गया, ओरिजन 4। ओरिजन डिफरेंट है पर यहाँ पर फंक्शन जो है, ये फंक्शन कैसा है, इसमें सेम है। फिर डाइवर्जेंट में क्या सिखाया था मैंने आपको कि ओरिजन यहाँ पर सेम है, ये अपन ने बना दिया है इसमें ओरिजन सेम, और फंक्शन हमने बताया है इसमें डिफरेंट, ये हो गया फंक्शन डिफरेंट। ठीक है, तो ये बन गया अपना कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ओरिजिन डिफरेंट और फंक्शन सेम। आइज ऑफ ऑक्टोपस और मैमल्स, ऑक्टोपस जो है ये क्या है, एक इन्वर्टिब्रेट है, और मैमल क्या है, हाईएस्ट रैंक आता है मैमल का। ठीक है, तो ऑक्टोपस और मैमल्स की आइज का ओरिजिन सेम है, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, पर दोनों का फंक्शन सेम है। ठीक है, सॉरी ओरिजिन डिफरेंट है पर फंक्शन दोनों का सेम है, देखने का काम करते हैं ना। ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जहां ओरिजिन सेम है पर फंक्शन डिफरेंट है। बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ वर्टिब्रेट, सारे वर्टिब्रेट्स की फोरलिम्स में सेम बोन्स हैं, जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स, ठीक है, और फेलेंजेस, ये सारे वर्टिब्रेट्स के पास में है। पर सारे वर्टिब्रेट्स के जो लिम्स हैं उनका फंक्शन डिफरेंट है। जैसे अगर हम बात करते हैं चीता के जो फोर लिम्स है और हाइंड लिम्स है, उनका फंक्शन क्या है, फोर लिम्स का फंक्शन है दे यूज देम इन रनिंग। ठीक है, फिर वेल जो है उसके फोर लिम्स का फंक्शन होता है स्विमिंग। फिर बैट के जो टेपेजियम होते हैं जिनको फोरलिम्स कहा जाता है, उनका फंक्शन होता है फ्लाइंग। और मैमल्स में यानी कि ह्यूमन बींग्स की अगर अपन बात करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में अगर हम देखते हैं तो हमारे फोरलिम्स का फंक्शन होता है होल्डिंग एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी कि ओरिजिन सबका सेम है, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ बोन्स, पर फंक्शन सबका डिफरेंट है। तो प्रोबेबली हमको आंसर तो यही लग रहा है, आगे के भी देख लेते हैं अपन इसमें। कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन में बी ऑप्शन शो कर रहा है, थॉर्न्स ऑफ बोगेनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, हटा दो इसको, क्योंकि ये तो डायरेक्टली एडाप्टिव डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है इसका एग्जांपल है, होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जांपल है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, ये किसका एग्जांपल है, एनालॉगस ऑर्गन्स का एग्जांपल है, ये गलत हो गया। बोन्स ऑफ फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट होमोलोगस है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स एनालॉगस है, थॉर्न्स ऑफ बोगेनवेलिया ये होमोलोगस है, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स ये एनालॉगस है। ठीक है, तो इसलिए अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा 182। एन ऑस्ट्रेलियन मोल इज एक्चुअली अ मार्सुपियल। क्या बोल रहा है ये कि ऑस्ट्रेलियन मोल या जो ऑस्ट्रेलियाई छुछुंदर है, ये एक्चुअली में क्या है, एक मार्सुपियल है, रेदर देन अ प्लेसेंटल मैमल, लाइक द नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन मोल। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका या यूरोप में पाए जाने वाले जो मोल्स हैं वो प्लेसेंटल हैं, और ऑस्ट्रेलियन मोल जो है ये क्या है, मार्सुपियल है। ठीक है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, एक मार्सुपियल है और एक प्लेसेंटल है, दोनों अलग अलग जगह पर डेवलप हुए हैं। ठीक है, अब दिखते सेम है ये, द टू एनिमल्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस। तो ये दोनों जो एनिमल्स हैं ये अपीयरेंस में सिमिलर हैं। ठीक है, अब ये दोनों किसके एग्जांपल्स हैं, ऑस्ट्रेलियन मोल या जो मार्सुपियल्स होते हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है वो, है ना। वो एनसीईआरटी में ऐसा वो तीर वाला डायग्राम बना हुआ है उसमें। प्लेसेंटल मैमल्स खुद में एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, पर मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल दोनों को साथ में रखा जाए तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जहां पर दोनों पर सिलेक्शन का प्रेशर सेम ही होता है, इसलिए वो दिखते भी सेम है। ठीक है, तो आंसर तो मैंने ही बता दिया आपको कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल या जो मोल है वो प्लेसेंटल से अलग है, पर दोनों दिखाई सेम देते हैं। क्यों दोनों दिखाई सेम देते हैं, क्योंकि उन पर लगने वाला जो सिलेक्शन प्रेशर है वो सिलेक्शन प्रेशर जो है वो सेम है, तो इसलिए वो दिखाई सेम देते हैं।
ठीक है, तो आंसर आ गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183, अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म लॉन्ग नेक जिराफ्स इवॉल्व्ड बिकॉज ऑफ। अब लेमार्क की थ्योरी में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट यूज किए थे, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और एक स्टेटमेंट यूज किया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि जिस ऑर्गन को तुम ज्यादा यूज करोगे उस ऑर्गन का डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली होता जाएगा। टंग ज्यादा यूज करते हैं हम, तो अब तक तो बाहर आ जाने चाहिए थे मुंह से, है ना। पर ये जो फैक्ट है, ये जो पॉइंट है, ये सब जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता है। लेमार्क ने बताया था कुछ जगह पर एप्लीकेबल है, पर जिस ऑर्गन को ज्यादा यूज करते जाओगे तो वो ऑर्गन हमारा फंक्शनल तो रहेगा, पर उसमें डेवलपमेंट ग्रोथ हमेशा थोड़ी होती रहेगी। अगर ऐसा होता तो किसी की आंखें खराब ही नहीं होती। हाथ से लगातार अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो हमारे हाथ तो लंबे ही होते जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लॉन्ग नेक जिराफ का इवोल्यूशन का रीजन क्या है। नेचर सिलेक्टेड ओनली लॉन्ग नेक्ड वंस, प्रकृति ने केवल लंबी गर्दन वालों को चुना था। नहीं, प्रकृति को ऐसा कोई शौक नहीं था कि लंबी गर्दन वालों को ही चुने, है ना। ह्यूमंस प्रेफर्ड ओनली लॉन्ग नेक्ड वंस, हमारा भी कोई जिराफ के साथ में ऐसा पर्सनल अटैचमेंट की नहीं है कि लंबी गर्दन वाले ज्यादा अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, छोटी गर्दन वाले सुंदर नहीं दिखते हैं, तो इसलिए हम उनको सिलेक्ट नहीं करेंगे, है ना। हमारा तो कोई रोल प्ले ही नहीं है उसमें। शॉर्ट नेक सडनली चेंज्ड इनटू दी लॉन्ग नेक, ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि एक छोटी गर्दन वाला जिराफ था, सडनली उसको ऐसा लगा कि नहीं, लंबी गर्दन होनी चाहिए, अच्छे दिखते हैं उससे, तो वो सडनली चेंज हो गया लॉन्ग नेक में। तो ये तीन ऑप्शंस तो बिल्कुल जच ही नहीं रहे हमको, है ना। डी वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑफ स्ट्रेचिंग नेक्स ओवर मेनी जनरेशन बाय शॉर्ट नेक्ड वंस, ये वाला जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। छोटी गर्दन वालों के द्वारा गर्दन को कई पीढ़ियों तक खींचा गया, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, गर्दन को लगातार खींचा गया। अब ये हुआ क्यों था, क्योंकि जिराफ जो पहले के समय पर थे वो भेड़ बकरियों के जैसी गर्दन वाले थे, जिनके लिए अवेलेबल फूड क्या था, ग्रासलैंड्स जो अवेलेबल थे वो खाते थे। धीरे धीरे ग्रासलैंड्स जो है उनकी अवेलेबिलिटी कम होती गई, तो उन्होंने स्टार्ट किया थोड़े से शॉर्ट प्लांट्स पर फीड करना चालू किया, फिर उसके बाद में थोड़े से लंबे प्लांट्स पर फीड करना चालू किया। तो ऐसे जब वो थोड़े लंबे प्लांट्स पर फीड करते थे तो दे हैव टू स्ट्रेच देयर नेक, उनको अपनी गर्दन को लंबा करना पड़ता था। तो गर्दन को लंबा करते गए, पीढ़ियों तक ये प्रोसेस जो है वो चलती गई, जिसकी वजह से शॉर्ट नेक वाले जो जिराफ है वो लॉन्ग नेक में इवॉल्व हो गए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। ठीक, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 184 पर। Which one of the following phenomena supports Darwin's concept of natural selection in organic evolution? ये क्या पूछ रहा है हमसे, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया डार्विन के कार्बनिक विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में प्राकृतिक चुनाव के सिद्धांत का समर्थन करती है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, डार्विन ने ट्रांसजेनिक एनिमल्स के डेवलपमेंट के बारे में देखो कोई बात नहीं करी थी। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ डॉली शीप बाय क्लोनिंग, ये तो बायोटेक वाला आ गया, ट्रांसजेनिक एनिमल्स डॉली शीप का डेवलपमेंट। प्रीवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट्स, कीटनाशक रोधी कीटों का प्रचलन, ये बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन फ्रॉम स्टेम सेल्स फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अंग प्रत्यारोपण के लिए स्टेम कोशिकाओं से अंग का विकास करना। ठीक है, पर डार्विन ने इन सारी चीजों के बारे में बात नहीं करी थी। डार्विन ने बात करी थी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। डार्विन ने बात करी थी कि अगर आप हैबिटेट को बदलोगे, अगर इंडिविजुअल फिट है तो वो इंडिविजुअल फिट होने की वजह से सरवाइव करेगा, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो क्यों हुआ, क्योंकि नेचर ने सिलेक्ट किया। तो अगर हम किसी भी इंसेक्ट के ऊपर पेस्ट डालते हैं तो उस इंसेक्ट के पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है उस पेस्टिसाइड्स के थ्रू किल हो जाएगा। पर जिन इंसेक्ट्स में बेटर जीन्स होंगे, जिन इंसेक्ट्स में रेजिस्टिविटी होगी, वो इंसेक्ट्स जो है वो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बन जाएंगे। ये बताया था हमको डार्विन ने, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ द डार्विन्स थ्योरी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रीवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 185।
Comparative biochemistry provides a strong evidence in favor of common ancestry of living beings. तुलनात्मक जैव रसायन जीवित प्राणियों की समान पूर्वजता के पक्ष में मौजूद प्रमाण को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर बताना है कि बायोकेमिस्ट्री वाले जो एविडेंसेस हैं वो क्या शो करते हैं हमको। ठीक है, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन फेवर ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। ये बिल्कुल सही है। बायोकेमिस्ट्री के एविडेंस में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वैसे ही मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे एंसेस्टर्स के पास में भी प्रेजेंट है। जैसे प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, पेप्सिन, प्रेजेंस ऑफ एनर्जी करेंसी, एटीपी, प्रेजेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, एंटीजन, ये हमारे पास में भी है और यही सेम मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पूर्वजों के पास हमारे एंसेस्टर्स के पास में भी है। तो मतलब बायोकेमिकल एविडेंसेस या जो बायोकेमिस्ट्री के एविडेंसेस है वो शो करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री अमंग दी ऑर्गेनिजम्स। इट इज दी स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है, ये एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन से आया है। ये शो करता है कि जो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं वैसे ही मॉलिक्यूल्स हमारे एंसेस्टर्स की बॉडी में भी प्रेजेंट हैं। मतलब हमारा इवोल्यूशन हमारे एंसेस्टर्स से हुआ है। ये हमने कंपेयर करके देखा है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो असर्शन सही है और रीजन भी इसका सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 186 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 186? द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रेड्यूसिंग वन दैट इज विदाउट ऑक्सीजन। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रेड्यूसिंग था, अपचाई प्रकार का था क्योंकि उस समय पर ऑक्सीजन अनुपस्थित था। इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर द ऑक्सीजन वाज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग ओजोन। ये भी बिल्कुल सही है। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन था, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एब्सेंट था पर नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट था और वो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता था ओजोन के फॉर्मेशन में। तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है और बिल्कुल ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 187। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट पढ़ के करेक्ट ऑप्शन बताना है हमको। इंक्रीज इन मेलेनाइज्ड मॉथ आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ग्रेट ब्रिटेन इज अ प्रूफ फॉर नेचुरल सिलेक्शन। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन में हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं उसमें डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन का, वो विस्टन बिटुलेरिया यानी कि इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म वाला, जिसमें हम पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले इंग्लैंड यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में जो मॉथ्स ज्यादा क्वांटिटी में थी वो थी लाइट कलर्ड व्हाइट वाली मॉथ। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब एनवायरनमेंट में कार्बन आ गया था, एनवायरनमेंट ब्लैक हो गया था, तब डार्क कलर की मॉथ का नंबर जो है वो ज्यादा हो गया था। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हुआ था डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। तो इंक्रीज इन मेलेनाइज्ड मॉथ यानी कि काले रंग की, डार्क रंग की जो मॉथ थी इनका नंबर बढ़ा जब वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं अपन। When more individuals of a population acquire a mean character value, it is called disruption. जब एक समिष्टि के अधिक जीव एक औसत लाक्षणिक मान यानी कि मीन कैरेक्टर वैल्यू को प्राप्त करते हैं तब इस विघटन या डिसरप्शन कहा जाता है। इसे विघटन या डिसरप्शन नहीं, इसे स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन कर्व कहा जाता है। ठीक है, तो मीन कैरेक्टर का ग्राफ कैसा बनता है? मीन कैरेक्टर वैल्यू का ग्राफ बनता है इस तरीके का, जहां पर मीन कैरेक्टर को सिलेक्ट किया जाता है और जो साइड वाले या एक्सट्रीम कैरेक्टर होते हैं उन एक्सट्रीम कैरेक्टर्स को रिमूव कर दिया जाता है। और डिसरप्शन का ग्राफ कैसा बनता है? जहां पर जो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाता है और मीन कैरेक्टर जो है वो कम हो जाता है। तो ये ग्राफ है डिसरप्शन का और ये ग्राफ है मीन कैरेक्टर
वैल्यू वाले का। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये हो गया है गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट, चेंज इन अलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन विल लीड टू हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम चेंज की बात नहीं करता है। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम बताता है कि अलीलिक फ्रीक्वेंसी शुड रिमेन कांस्टेंट इन एवरी सक्सेसिव जनरेशन। अलीलिक फ्रीक्वेंसी को हर एक जनरेशन में कांस्टेंट रहना चाहिए, ये बताता है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो यहाँ तो चेंज बता रहा है ना, चेंज बता रहा है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक है, फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट changes the existing gene और allelic frequency in future generation। अब इसको समझते हैं अपन कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करने वाला एक कैरेक्टर है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि किसी कारणवश किसी एक पॉपुलेशन में से कुछ लोगों का सडनली एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, तो उसको कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में। ठीक है, तो अनुवांशिक अपवाह आने वाली पीढ़ियों में जीन या अलीलिक आवृत्ति को परिवर्तित करता है। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो जो जीन फ्रीक्वेंसी है, अलील फ्रीक्वेंसी है, वो तो चेंज होगी होगी। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, मतलब 1 और 4 सही है, 2 और 3 जो है वो गलत है। तो निकाल लेते हैं अपन इसमें से 1 और 4 जो है वो दोनों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब अपन। नीचे मेंढक से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं और उन कथनों में से हमको 2 करेक्ट बताने हैं। ठीक है, द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाँ जी बिल्कुल सही है, ह्यूमन बींग्स का ब्रेन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और मेंढक यानी कि फ्रॉग का ब्रेन जो है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल हो गया सही। Vasa efferentia enters the kidney on their side and opens into Widder's canal। फ्रॉग में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फंक्शनली एसोसिएटेड है विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो वासा एफ्रेंशिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जो कि किडनी से या किडनी में एंटर होता है और ओपन होता है इनटू द बिडर्स कैनाल। बिडर्स कैनाल फ्रॉग के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट कैनाल है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हो गया है सही। ईयर एक्ट एज अ हियरिंग ऑर्गन। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, हियरिंग ऑर्गन ओनली, नहीं ओनली नहीं, ईयर्स एक्ट एज अ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग ऑर्गन इन फ्रॉग। फ्रॉग में भी वो हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी बॉडी में भी वो हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, आरबीसी आर ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस रहित है ये। ठीक है, तो आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड है और उन आरबीसी में एक रेड कलर का हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है वो पाया जाता है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस अनुपस्थित है और उसमें लाल रंग का हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है वो पाया जाता है। ई न्यूक्लिएटेड नहीं होती है, फ्रॉग की आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट गलत है और ऊपर वाले 2 स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, हमको फाइंड आउट करना है 2 सही, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे और 3 और 4 जो है वो दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189। ठीक, करेक्ट अरेंजमेंट बताना है हमको यहाँ पर पीरियड्स ऑफ पेलियोजोइक एरा। ठीक है, ये याद करवाया था मैंने आपको, याद करवाया था मैंने आपको किस ट्रिक से, कॉस डी सी पी। ठीक है, तो कॉस डीसीपी से क्या याद करवाया था मैंने आपको, यहाँ पर मैंने आपको याद करवाया था केम्ब्रियन। ठीक है, पहला वाला हो जाएगा केम्ब्रियन, ओ से हो जाएगा ऑर्डोविजियन, एस से हो जाएगा सिल्यूरियन, डी से हो जाएगा डेवोनियन, सी से हो जाएगा कार्बोनिफेरस और पी से हो जाएगा परमियन। ठीक है, तो अब इसमें मैच कर लेते हैं अपन, किस में आ रहा है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविजियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमियन। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सिल्यूरियन, डेवोनियन, कॉस डी सी पी, सेकेंड वाला। ठीक है, चलिए अब हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। तो क्वेश्चन नंबर 90 में हमसे क्या पूछा गया है, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड हमको दिया हुआ है, यहाँ पर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दी हुई है वर्टिब्रेट्स की और इसमें हमको जियोग्राफिकल पीरियड्स सॉरी जियोलॉजिकल पीरियड्स बताने हैं। ठीक है, अब मैं इसमें फिल कर देती हूँ,
हम इसमें फाइंड आउट कर लेंगे, ये तो हमने याद भी किया था क्लास में। 350 टू 300 के बीच में यहाँ पर आएगा कार्बोनिफेरस, 300 टू 250 के बीच में यहाँ पर आता है परमियन, लगभग 200 ईयर्स के पास में यहाँ पर आता है ट्रायासिक, ये हो जाएगा जुरासिक, ये हो जाएगा क्रिटेशियस, ये वाला हो जाएगा टर्शरी और ये वाला हो जाएगा क्वाटरनरी। ठीक है, फाइंड आउट कर लें अब अपन। ए में क्या आ जाएगा? कार्बोनिफेरस, ये आ गया आपका आंसर। बी में आ जाएगा ट्रायासिक, सी में आ जाएगा क्रिटेशियस और डी में आ जाएगा क्वाटरनरी। एक अगर आ जाता तो हमारा पूरा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 191 पर। 191 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। मतलब कॉकरोच में निम्न में से कौन सा फीचर या लक्षण अनुपस्थित है? ट्रू सीलोम एज बॉडी कैविटी, कॉकरोच जो है वो ट्रू सीलोमेट है क्योंकि उसमें बॉडी में सीलोम या कैविटी प्रेजेंट है। इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज, ओ बाप रे, ये तो पता नहीं क्या आ गया, होल्ड कर दो इसको। एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, जिसको आपने पढ़ा है नाग, है ना, नैग इज द पॉलीमर ऑफ काइटिन। किसका पॉलीमर है ये? काइटिन का। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, बिल्कुल सही, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी जो है वो इसमें प्रेजेंट है। ठीक, तो एक तो हो गया हमारा कि बी वाला हमको समझ आया नहीं है, बाकी तीन हमको मालूम है कि हाँ कॉकरोच में ये सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर आ जाएगा इसका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चले अब हम। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्रॉग, फ्रॉग के बारे में गलत अपने को बताना है। पैराथायरॉयड एंड पीनियल ग्लैंड आर प्रेजेंट इन फ्रॉग, बिल्कुल सही है, प्रेजेंट होती है। ऑप्टिक लोब्स आर सिचुएटेड इन द मिड ब्रेन, बिल्कुल सही है, ऑप्टिक लोब मिड ब्रेन में सिचुएटेड होती है। देयर आर 10 क्रेनियल नर्व्स, गड़बड़ी है, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, है ना, तो सही होता, पर ये गलत है। द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू कोनस आर्टीरियोसिस, बिल्कुल सही है, वेंट्रिकल जो है वो कोनस आर्टीरियोसिस में, जो कि एक एसेसरी चेम्बर है, उसमें ओपन होता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसमें सी। ठीक, चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 193 पर। मैच दी कॉलम है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सूडोसिलोमेट्स, एनिमल किंगडम में सिर्फ एक ही फाइलम है जो सूडोसिलोमेट्स में आते हैं और वो है एस्केहेलमिन्थीस। एस्केहेलमिन्थीस के एग्जाम्पल है एस्कैरिस और वुकेरेरिया। डायरेक्ट यहाँ बन जाएगा अपना ए का थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे। ए का थर्ड वैसे दो में है, बी में और डी में, ऑप्शन इन दोनों में से फाइंड आउट करेंगे। डिप्लोब्लास्टिक, हाइड्रा एंड एडेम्सिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिप्लोब्लास्टिक बी वाले का फर्स्ट। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सी वाले का 4, साइकॉन और स्पॉन्जिला में होता है। रेडियल सिमेट्री टीनोप्लाना एंड ओरिलिया, तो डी का हो जाएगा इसमें 2। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मैच दी कॉलम। आंसर आ जाएगा इसका 3, 2, 4, सॉरी 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4 और 2, आंसर हो गया इसका बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 194। अब इसमें भी हमको मैच करना है। हाई रीजनरेशन पार, उच्च पुनरुद्भवन क्षमता किसमें होती है? प्लेनेरिया में हाईएस्ट रीजनरेशन पार होती है। वेक्टर, वाहक कौन होता है किसी भी बीमारी का? एडीज विच इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया। ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट सेपिया। ठीक है, मेटामर्स आर सीन इन हिरुडिनेरिया। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिलिडा और एनिलिडा का एग्जाम्पल है हिरुडिनेरिया। तो ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। ए का आ जाएगा इसमें सेकंड। ठीक है, तो ए का सेकंड जो है वो एक में ही दिखाई दे रहा है हमको, फोर्थ ऑप्शन। ये हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 195। द डाइजेस्टिव सिस्टम
in platyhelminthes has only one single opening and serve as both mouth and anus. प्लेटीहेलमिंथीज में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका पाचन तंत्र है, उसमें सिर्फ एक ही द्वार है, मुख और गुदा दोनों की तरह कार्य करता है। तो ये हमको मालूम है क्योंकि प्लेटीहेलमिंथीज में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा सही। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेलमिंथीज, ये भी बिल्कुल सही है कि प्लेटीहेलमिंथीज में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाया जाता है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। देखो, प्लेटीहेलमिंथीज बहुत सारी चीजों में फर्स्ट आया है, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट आया है ये कि इसके पास में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिसको अपन एक्चुअल में एसिलोमेट बोलते हैं। ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक्चुअल में ट्रिप्लोब्लास्टिसिटी आई है, ठीक है, मतलब 3 जर्माइनल लेयर डेवलप हुई है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिसमें सबसे पहले सिफिलाइजेशन आया है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। चलिए, हाँ, तो ये सारी चीजों में फर्स्ट आया है, ठीक, तो यहां पर आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 196 सिफेलोकॉर्डेटा, स्टेटमेंट 1 पढ़ रहे हैं अपन। सिफेलोकॉर्डेटा बियर्स नोटोकॉर्ड ऑल अलोंग दी बॉडी थ्रू आउट दी लाइफ, बिल्कुल सही है। नाम है इसका सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलिक मतलब होता है हेड, तो हेड वाले रीजन से इसमें पूरे टेल तक नोटोकॉर्ड थ्रू आउट दी लाइफ टाइम प्रेजेंट होती है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 जो है ये क्या बोल रहा है, यूरोकॉर्डेट बियर्स वर्टिब्रल कॉलम ओनली इन टेल रीजन, पर वर्टिब्रल कॉलम थोड़ी होती है इसमें, ठीक है, यहाँ क्या होती है नोटोकॉर्ड, ठीक, और नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ नहीं होती, यहाँ तो नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में होती है। तो मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 Animals belonging to the phylum Chordata are fundamentally characterized by presence of notochord. Animals जो कि phylum Chordata में रखे जाते हैं, they are characterized by presence of notochord. ये बिल्कुल सही है। Chordata में हमने उनको रखा ही इसलिए है क्योंकि उनके पास में एक कॉर्ड प्रेजेंट है, उस कॉर्ड को हमने नाम दिया है नोटोकॉर्ड। They possess a post-anal tail. ये भी बिल्कुल सही है कि उनके पास में post-anal tail प्रेजेंट होती है, पर क्या ये इसका सही रीजन है? नहीं। असर्शन सही है, रीजन सही है, पर दोनों एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो 197 का आंसर हो जाएगा नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। चलिए मूव करते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 198। स्टेटमेंट 1 द फ्रॉग in the heart of frog the ventricle open into conus arteriosus. फ्रॉग के हार्ट में जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल ओपन इनटू कोनस आर्टेरियोसस, बिल्कुल सही है। द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज्ड टाइप, ये भी बिल्कुल सही है कि फ्रॉग का जो वैस्कुलर सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड और क्लोज्ड टाइप का वैस्कुलर सिस्टम होता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 199। अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, परेशान हो गए हो तुम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से। स्टेटमेंट 1 कहता है द फिटनेस अकॉर्डिंग टू द डार्विन रेफर्स ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, बिल्कुल सही। डार्विन ने रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बात करी थी, उनके अकॉर्डिंग जो फिट इंडिविजुअल है वो रिप्रोडक्टिवली फिट है, उसके जीन्स फिट है, उसके आगे आने वाली प्रोजेनीज फिट है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2 टू आउटब्रीड अदर्स अ पॉपुलेशन मस्ट सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, दूसरों से आगे निकलने के लिए एक समिष्टि को प्राकृतिक परिस्थितियों में बेहतर ढंग से जीवित रहना होगा। पर आउटब्रीड अदर्स का मतलब यहाँ पर है कि दूसरी किसी स्पीशीज के साथ में रिप्रोडक्शन करना,
तो दूसरे किसी स्पीशीज के साथ में, जबकि रिप्रोडक्शन सेम पॉपुलेशन में हो सकता है। सेम पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन हम किसको बोलते हैं, जहां पर एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो। तो टू आउटब्रीड अदर्स द पॉपुलेशन मस्ट सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन। अगर एक पॉपुलेशन से बाहर हमको रिप्रोडक्शन करना है तो ऑर्गेनिज्म मस्ट सर्वाइव बेटर इन आर्टिफिशियल कंडीशन। तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत है। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका कथन 1 सही, किंतु कथन 2 गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। कथन 1, सभी त्रिकोरिक प्राणी प्रगुहिक होते हैं। ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर यूसिलोमेट। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिसिटी या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जो है ये स्टार्ट हो जाते हैं किससे, प्लेटीहेल्मिन से। प्लेटीहेल्मिन जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, पर ये होते हैं एसिलोमेट। ठीक है, कैसे होते हैं ये, दीज आर एसिलोमेट। मतलब ये ऑप्शन, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हो गया हमारा गलत। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। दे हैव अ फॉल्स सिलोम। सिलोम ही नहीं है उनके पास में, फॉल्स सिलोम या ट्रू सिलोम ये तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक्स आर एसिलोमेट, ये स्टेटमेंट गलत है। दे हैव फॉल्स सिलोम, कोई फॉल्स सिलोम, अगर सिलोम है तो ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, या फिर वो एसिलोमेट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट। ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक, चलिए, थैंक यू।